हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका चित्रकला में 70 में 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों का 70 नंबर कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आपका पेपर है 25 फरवरी को, आर्ट का पेपर है, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू आएंगे और मैं आपको इसी वीडियो में आपका पूरा एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों ने ये पूरा एमसीक्यू तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों का सब कुछ फिक्स हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को आलेखन, जो आप लोगों का आलेखन आता है कितने नंबर का, 30 अंक का। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बनवाऊंगा। ठीक है, देखो ये आप लोगों का 30 मार्क्स का आलेखन भी आप लोगों को बनवाऊंगा ताकि आप लोगों का आलेखन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोगों का ये सारी चीजें फिक्स होने वाला है। साथ में ही मैं आप लोगों को और भी चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोगों को आता है ना कि मतलब पत्ती सहित आम कैसे बनाए, अनार कैसे बनाए, मूली कैसे बनाए, लौकी, सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल नहीं किया जाता। मतलब आपको यह बताना है कि इसमें से मतलब जो आप लोगों का शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल किया जाता है मतलब यहां उपस्थित है, शामिल करना है। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना है, एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है ना प्राकृतिक चित्रण में, तो फिर आपको बताना है कि किस चीज को शामिल किया जाता है, आकाश को या नदी व पहाड़ को, मैदान को, या ये सभी। तो अगर आप एक प्राकृतिक चीज बात करो तो प्राकृतिक में आकाश भी होता है, ठीक है, नदी व पहाड़ भी होते हैं, अपने अकॉर्डिंग सोचो तब आपको समझ में आएगा। मैदान भी प्राकृतिक में होते हैं। तो मतलब इन सारी चीजों को जब आप शामिल करोगे तो एक प्राकृतिक दृश्य बनेगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों का ये सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी। हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगला देखो, मैदान के रास्ते व फिर पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है। जो मैदान के ऐसा करके रास्ते होते हैं ना, मतलब मैदान के रास्ते, ठीक है, मैदान के रास्ते और जो पगडंडियां होती हैं उनको सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग या पीली रंग या पीला रंग या फिर नारंगी रंग या बैगनी रंग। देखो लाल रंग की तो रास्ता होता नहीं, ठीक है, और पीला रंग भी नहीं होता, बैगनी रंग भी नहीं होता। जो नारंगी रंग होता है इस कलर का रास्ता होता है। किस कलर का, नारंगी रंग का रास्ता होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सारा कंप्लीट कर लेना। अभी और भी वीडियोज आपको ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलेगा ताकि आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम में करके आओ। तीसरा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है उसमें जो जल रंग का प्रयोग किया जाता है वो प्रायः किस रूप में किया जाता है, गहरे रंग के लिए या काले रंग या हल्के एवं पतले रंग या फिर सफेद रंग। तो देखो जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है उसमें जो जल रंग का प्रयोग किया जाता है वो हल्के रंग के लिए किया जाता है, हल्के या पतले रंग के लिए। ठीक है, मतलब देखो उसमें क्या, जल रंग का मतलब होता है हल्का, जल का मतलब क्या होता है, हल्का, तो फिर जल रंग का प्रयोग हल्के और पतले रंग के लिए किया जाता है। जब जहां पतला रंग का उपयोग होता है वहां जल रंग या फिर हल्के एवं पतले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 समझो, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकार में बांटा गया है। बनावट के आधार में जो आलेखन कला है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार में, 2 या 3 या 4, इसको कर देना, 4 कर देना। ठीक है, समझ में आया, 4 कर देना, ध्यान रखना। एंड 5, तो बताओ बनावट के आधार में जो हमारा आलेखन कला है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो हमारा 4 वर्ग है। ठीक है, 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अब आ जाओ बच्चों, सारा समझ के देखी जाना क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं। जो कलात्मक शैली है उसे क्या कहते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा वही बता रहा हूं। जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण। देखो सुंदर आलेखन या सुंदर आकृति जो है वो किस में बनाया जाता है,
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आलेखन कला। ठीक है, आलेखन कला में जो होता है उसमें कलात्मक शैली, ठीक है, और सुंदर आकृति बनाई जाती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत बताना है, वैसा नहीं बताना है कि गर्म रंग कौन सा है। ठीक है, मॉडल पेपर में था, लेकिन यहाँ आपको आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत बताना है कि गर्म रंग शामिल होते हैं। लाल में, पीली में, नारंगी में, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी, यानी कि घा वाला, ए सभी सही है। ठीक है, तो आदर्श चक्र जो होता है, आदर्श रंग के चक्र के अंतर्गत जो गर्म रंग शामिल होते हैं वो ये सभी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ लो, लिखा हुआ है कि फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को कहते हैं। फूल है, पत्ती है, देखो फूल है, पत्ती है, कली है, अब इसके संयोजन से बने आलेखन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक आलेखन, आलंकारिक आलेखन, ज्योमेट्रीय आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक आलेखन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक आलेखन। ठीक है, जिसमें फूल, पत्ती, कली सब कुछ होती है, वही तो प्राकृतिक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन सी रंग शामिल है? देखो अभी तक आपने ये पढ़ा कि आदर्श रंग में कुल 8 रंग होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अभी कल ही पढ़ाया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से रंग शामिल हैं। ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग जो होते हैं उसमें श्रेणी में कौन कौन से रंग शामिल हैं? तो पीला व नारंगी है, ठीक है, लाल व बैगनी है, गहरा हरा, आसमानी नीला और धानी है, ये सभी। देखो 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड के अनुसार। तो फर्स्ट एक रंग हो गया, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हमारा ये सभी जो है ये ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग की श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ जो पानी वाला क्षेत्र होता है, पानी वाला क्षेत्र के दूर भाग वाले भाग को, मतलब जो पानी वाला क्षेत्र है उसको दूर भाग, अगर मान लो दूर स्थित हो, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस रंग का? ठीक है, बोलार्ड ब्लू का, या काले रंग का, या अल्ट्रामाराइन का, या फिर आपका सफेद का। ठीक है, ये सब नाम आपने नहीं सुना होगा। कोबाल्ट ब्लू कौन सा रंग है, अल्ट्रामाराइन कौन सा रंग है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो वाटर किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का ही प्रयोग करा जाएगा, तभी वो एक पानी की तरह दिखेगा। ठीक है, वाटर की तरह दिखेगा। अगला देखो, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? जो संध्या काल होता है, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? पीली रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपको 10 का आंसर बताना है। तो वो पीला रंग का भी आभास होता है, देखे होंगे, लाल रंग का भी आभास होता है, नारंगी रंग का भी आभास होता है। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है कि ये सभी आभास होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, हरा, भूरा। तो सफेद रंग का भैया विरोधी रंग होगा, इसका अपोजिट क्या होता है? काला। ठीक है, सफेद का काला ही विरोधी रंग होगा, सभी को पता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि दृश्य प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक है? मतलब जो हमारा प्राकृतिक जो दृश्य है या दृश्य प्राकृतिक चित्रण में गहराई, जो गहराई होता है, गहराई को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग के प्रयोग आवश्यक है? ऑप्शन नंबर क्या है? पीले रंग, काले रंग, बैगनी रंग, या हरे व गहरे रंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताओ। देखो अगर आप गहराई को दर्शाना है तो सामान्यतः किस रंग का, अगर आपको उसको और चटकीला अच्छे से दिखाना है तो काले रंग का ही प्रयोग करेंगे, तो काले रंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने इन सबको समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिखा हुआ है रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों को प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता या किसे शामिल नहीं किया गया है?
मतलब यहां आपको बताना है कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग, जो मूल रंग होते हैं मेन कलर, उसमें आपको प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? लाल रंग, पीला रंग, या फिर हरा रंग, या नीला रंग। तो देखो जो आपका रंग योजना के अंतर्गत 3 रंग आपके हैं। पहला कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। हरा रंग को नहीं शामिल किया गया है, और लाल, पीली या फिर हमारा नीला, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। बट हरे रंगों को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने कोण न्यून हो सकते हैं? किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं, ठीक है। 1 कोण, 2 कोण, निश्चित नहीं 3 कोण। देखो त्रिभुज ऐसे होता है तो इसमें 1 कोण ही होगा, 2 कोण, 3 ही कोण हो सकते हैं। तो फिर किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? तो कितने कोण हो सकते हैं? 3 कोण। कितने? 3 कोण, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 14, 3 कोण हैं जो न्यून कोण हो सकते हैं किसी त्रिभुज में। अगला देखो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बताना है जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि इनकी 2 ही भुजाएं सेम होती हैं। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण में 90 डिग्री होगा लेकिन 2 ही कोण होंगे सही। समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु, विषमबाहु में एक भी कोण समान नहीं होगा। और जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब समान, बाहु मतलब बाहु, यानी कि समान कोण होगा, सारे का समान कोण होगा, सारे भुजाओं का कोण समान होगा। तो फिर हमारे जो भुजाएं हैं वो समान होंगे, वो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है समान उनकी जो भुजाएं हैं, बाहु मतलब होता है भुजा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण को रचना संभव नहीं है? किस कोण की रचना संभव नहीं है? 45 डिग्री तो बना ही सकते हो, 75 डिग्री भी बना सकते हो, 30 डिग्री भी बना सकते हो, लेकिन 22 डिग्री नहीं बना सकते। 22 डिग्री कोण की रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में ये कह रहा है, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक सारा समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, क्योंकि छोड़कर तो आना नहीं है, ठीक है। आपको करके ही आना है, क्योंकि अभी और भी ऑब्जेक्टिव खुद से भी तैयार करो, और भी ऑब्जेक्टिव मैं खुद भी लाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है। और आर्ट में जो जो ऑब्जेक्टिव है 1 घंटा बैठकर 50 से 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब तैयार करे रहोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक समुद्र होता है, जितना तैयार करा दो उतना कम होता है, ठीक है। क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। अगर एक चैप्टर में देखो तो 100 से 200 ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो एक ही चैप्टर में, और चैप्टर कितने हैं, 16 से 17 चैप्टर। तो खुद से भी तैयार करो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर लो, ठीक है। और जो जो बता रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आ ही सकते हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन और भी तैयार करते रहो। मैं भी आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो आर्ट का भी लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों का सारी चीजें कंप्लीट होता रहे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। 17 नंबर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त जो है का केंद्र होता है, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु, या फिर कोण अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु, या शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर कोण जो है, कोण अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु क्या होगा? जो कोण अर्धक होते हैं, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 18 देखो, स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि स्मृति चित्रण में जो प्रकाश होता है, कहीं देखो शैडो आपको गाढ़ा देना होगा तो कहीं मोटे का प्रयोग करना पड़ेगा, कहीं हल्का शैडो देना होगा, कहीं पतले पेंसिल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए HB भी प्रयोग कर सकते हो, 4B भी प्रयोग कर सकते हो, 2B भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में यानी कि आपका सभी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसा जहां अच्छे से शैडो करना हो वैसा आप कर दो, अच्छे से आपका नंबर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 अब आप लोग आ जाओ कि स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। रेखा को ऊपर से नीचे खींचना सही है भाई, ऊपर से नीचे खींचना ही पड़ेगा। रेखा को बाएं से दाएं खींचना, अब रेखा को बाएं से दाएं तो खींचना ही पड़ेगा। पेंसिल पर अधिक दबाव डालना या फिर हल्की रेखा का प्रयोग करना। देखो हल्की रेखा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा दबाव डालोगे, मान लो गलत हो जाए तो उसको मिटाना पड़ेगा, तो उतना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन आप हल्का हल्का पहले सही सही कर लो, फिर ज्यादा दबाव मत डालो, ठीक है। ये कथन गलत है, ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पेंसिल में, क्योंकि जब आप ज्यादा दबाव दोगे कुछ भी गलत हो जाएगा तो बाद में उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और पेपर में तो एक ही बार दिया जाएगा आपको। 20 चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका योगदान अधिक होता है। किसका योगदान है? छाया का, पेंसिल का, प्रकाश का, ये सभी। देखो जो चित्रण होता है, अगर आपको चित्रण को अच्छे से बनाना है तो उसमें छाया का तो प्रयोग होगा ही, पेंसिल का तो प्रयोग होगा ही, प्रकाश का प्रयोग तो होगा ही। तो इसका मतलब है ये सभी, मतलब सभी का प्रयोग करोगे तभी एक आकर्षक, एक अच्छा चित्रण, एक प्रभावी चित्रण बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग देखो ध्यान से। यहां इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। स्मृति चित्रण में 4V पेंसिल से चित्रों के किस भाग व क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। 4V बताना है, ठीक है। तो देखो पहला है मध्य भाग, निचले भाग, चित्रों के किनारे, या फिर हमारा चित्रों की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 21, तो जो चित्रों का किनारा वाला भाग होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं 4B पेंसिल का, चित्रों के किनारे वाले भाग का। तो अगर आपको किनारे वाला भाग करना है तो 4B पेंसिल ले जाना, ठीक है। एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए, एक रेखाखंड है और उस पर 10 समान भाग करना है, ठीक है। इस रेखा से न्यून कोण बनाती हैं हुई रेखाओं पर कितने चाप लगाने होंगे। कितने चाप लगाएं कि अपना 10 समान हो जाए। तो 10 चाप लगाओगे तभी तो 10 कोण बनेगा, ठीक है। 10 चाप सही हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों या फिर भागों की आवश्यकता होती है। कितने भागों की? एक त्रिभुज की रचना करनी है तो 1 2 3 हो गया त्रिभुज। तो कितने का पड़ा? 3 का पड़ा ना। केवल 2 पे नहीं होगा, केवल 4 पे नहीं, 4 पे तो आपका वर्ग बन जाएगा, बना दो, आयत बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें तो 3 ही होते हैं भाई, 3 ही। इसमें 4 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, लेकिन इसमें 3 ही होते हैं। 3 अंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, 6 का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 अब आप लोग देख लो। एक वर्ग आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग है जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 220 या 120। देखो मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ग है, वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मतलब 90 90 94 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ, प्रत्येक मतलब इसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अगला देखो वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त, एक वृत्त जो होता है उसका आकार कैसा होता है? वृत्त जो होता है गोला होता है। कैसा होता है? एक गोला होता है, ठीक है। त्रिभुज के आकार का नहीं होता है, गोला के आकार का। इसके नहीं, आपका एक वृत्त के आकार का होता है। तो वो आप लोगों का एक वृत्त जो होता है गोले का आकार का होता है, ठीक है। एक गोले का आकार का होता है। बस समझ में आ गया ना। ये 25 ऑब्जेक्टिव मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया, 25 ऑब्जेक्टिव। अब देखो बच्चों, आप लोग और भी ऑब्जेक्टिव तैयार करते रहना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चित्र वाले भी क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, देखो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, तभी आप लोग समझ पाओगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आता है, मान लो आपको आलेखन बनाना है, ठीक है। तो आलेखन बनाने के लिए आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका कभी कभी आलेखन आयत में आता है। आयत का मतलब होता है 2 भुजाएं बराबर हो, इस टाइप का, ठीक है। ये भुजा बराबर हो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसमें देखो आप लोगों का आयत ही है, ठीक है। और सेकंड मैटर, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, कभी कभी आपका वर्ग में आता है। किस में आता है? वर्ग में। इसमें ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब भाई अगर वर्ग में आएगा तो वर्ग खींचना, ऐसा नहीं कि मैंने आयत बता दिया तो आयत ही ध्यान रखना, वर्ग में भी आता है। और कभी कभी तीसरा पॉइंट आता है जो गोला में आता है, वृत्त में। किस में आता है? वृत्त में। तो तीनों को ध्यान रखना। देखो कभी कभी वृत्त में आता है, देखो आपका वो दिया रहेगा ना कि 20 सेंटीमीटर वृत्त में बनाओ या 16 इंटू 12 सेंटीमीटर के आयत में बनाओ, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, इसलिए मैं आपको तीनों चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा है एक आलेखन, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक आलेखन है। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, आलेखन है। अब इसमें आपको मिलेगा 30 मार्क्स। कितना मार्क्स, 30 मार्क्स। इसमें क्या क्या है, देखो जो आप लोगों का ये हमारा एक वर्ग है, एक क्या है, गोला है, ठीक है, एक वृत्त है, सॉरी वर्ग नहीं है, वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का है ये एक वृत्त, एक वृत्त है, आकर्षक आलेखन पूर्ण रचना, भारतीय पुष्प। भारतीय पुष्प हमारा इसमें कमल है, देख लो, ध्यान से देखना, ऐसे आप बनाने की प्रैक्टिस करना। अगर ये आप बनाकर आ गए ना, ये देखो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो, इससे सरल भी है, आप लोग बना सकते हो। ये हमारा एक वृत्त है, इसमें हमारा भारतीय पुष्प है, ठीक है, गुलाब बना सकते हो या फिर आप लोग कमल बना सकते हो, कुछ भी, ठीक है। बनाकर अच्छे से रंग भरो, ठीक है। इसको आप लोग बाद में अच्छे से इसको ऐसे से शैडो कर लेना, ठीक है। बस इसके आपके मिलेंगे 30 नंबर। अब ये आप प्रैक्टिस कर लो, घर पर बैठकर क्या कर रहे हो, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से बना लो, ये आएगा 100%, मैं कह रहा हूं आएगा। 30 मार्क्स आपका फिक्स करा देगा। 30 मार्क्स फिक्स कराना आसान नहीं होता बच्चों, ठीक है। आप लोग अच्छे से, आपके पास पेज होगा, अच्छे से गोला बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो कमल बनाने का। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर लोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैं तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा बनाता हूं, लेकिन अब आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो बहुत सारी आएगी, ठीक है, और आप लोगों की कमल बनाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर लो। ये हमारा एक वर्ग में, सॉरी आयत वृत्त में है। अब वृत्त में ऐसे आपको बनाना है, ध्यान से देख लो, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। अगर वृत्त में आए बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे बनाकर आना, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त है, इसमें भारतीय पुष्प है, कली है, मछली है, सब कुछ है, संयोजन किया गया है और किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग भी किया गया, केवल 3 रंग का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो इकाइयों की मौलिकता है, लायमकता है और अच्छे रंग का प्रयोग किया गया है, प्रभाव भी है, सामान्य प्रभाव भी अच्छा लग रहा है, तो फिर ऐसे आप बना देना, ठीक है। ये है हमारा, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में आए एक वृत्त में बनाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं वर्ग में कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, मान लो 18 सेंटीमीटर का ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग में क्या है, ये भुजा बराबर है, मतलब सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हैं। 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग के एक आकर्षक आलेखन हेतु पूर्ण मौलिक रचना कीजिए। इसमें सूरजमुखी बनाया गया, अगर भारतीय पुष्प बोले तो सूरजमुखी भी बना सकते हो, कमल भी बना सकते हो, एंड आप लोग गुलाब भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, एक वर्ग में बनाया गया, ठीक है। वर्ग में अगर बनाना हो तो ऐसे बनाकर आना, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखो वर्ग, और वर्ग में कहेगा तो ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये वर्ग है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। आयत में कहे तो कैसे बनाओगे, आयत में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आयत बना लेना। आयत में कैसे बनाओगे, आपका 2 भुजाएं बराबर ही होती हैं, ऐसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होंगी, सामने की भुजाएं, और ये हमारा आयत होगा। इसमें अंदर आप लोग बढ़िया सा पुष्प वगैरह लिख देना, अच्छे से बना देना, बस आपका ये भी। तो ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में बना कर आना, सीख लो, पहले प्रैक्टिस कर लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो बच्चों, अब आप लोग आम पत्तियों सहित, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या आता है, आम पत्तियों सहित। तो देख लो, ऐसे ही आप आम बना कर आना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आम तो बना ही लोगे, ठीक है। देखो आम आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बनाना, जैसा इसमें बना हुआ है ना, ऐसा ही बनाने की प्रैक्टिस करना। वैसे मैं आप लोगों को बनवाऊंगा अभी, आप लोगों को आम ऐसा से पहले डॉट लाइन से मिलाना, ठीक है। पहले जब आप डॉट लाइन से मिलाओगे ना तो फिर बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। देखो आम पत्तियों सहित, देखो आप लोग अच्छे से जब प्रैक्टिस करोगे, देखो जब आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने एक ही बार में काफी सुंदर बना दिया आम, ठीक है। और आपके पास तो इरेजर रहेगा, अच्छे से मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना देना, आप लोग और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर चेक करे तो लगे कि बहुत अच्छा बना है, ठीक है। ये देखो आम, ऐसे आप बनाना सीख लो, ठीक है। आम है, आम पत्तियों सहित, अमरूद पत्तियों सहित, ठीक है। केला, आप लोग ये सारी चीजें बनाना सीख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए।
आपके बोर्ड एग्जाम में गिलास भी आता है बनाने के लिए, बाल्टी भी। देखो यहाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देखो लिखा हुआ है सुराही बनाइए, खुला छाता, कप, प्लेट या जग या फिर कुछ भी बनाओ। तो आप लोग सुराही कैसे बनाओगे, थर्मस भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सको। देखो सुराही आप लोग ऐसे बनाकर प्रैक्टिस कर लो, ये सुराही है, ठीक है। एंड आप लोग बुक का भी बनाना सीख लेना, ठीक है, बुक वगैरह भी बनाना सीख लेना। देख लो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बुक भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मतलब आपको सारी चीजें बनाना सीख लेना। ये बुक आपका ये खुला बुक और बंद बुक, ठीक है। तो जो आप लोगों इसको कुछ चीजें बनाना सीख लो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप अच्छा मार्क्स लाओ, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 10 आर्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आर्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया, कुछ चीजें मैंने आपको टिक भी लगवा दी कि ये तैयार कर लो, और बोर्ड एग्जाम में तभी तो आप अच्छा मार्क्स लाओगे, 90% स्कोर करोगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आर्ट पे थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा, 2-3 घंटे डेली आप बनाना सीखो, और भी सब्जेक्ट पर समय दो, क्योंकि आर्ट पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है उस पर भी, अब आप जो अगला पेपर है साइंस है, तो उस पर भी समय दो बच्चों, क्योंकि उसके लिए बहुत कम समय दिया है बोर्ड एग्जाम ने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों को बनाना भी सीखना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।